मैं थोड़े तथ्य रखूंगा आपके बीच में। सामाजिक परिवर्तन के नायक, महामानव मान्यवर कांशीराम साहब के 92वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस पीडीए दिवस के कार्यक्रम और समारोह के सम्मानित अध्यक्ष रामेश्वर पासवान जी, मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज परम आदरणीय सनातन पांडे जी, बलिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम की रूहे रवानी फिफना के सम्मानित विधायक भाई संग्राम सिंह यादव जी, सिकंदरपुर के विधायक पूर्व मंत्री हमारे मित्र भाई जियाउद्दीन रिजवी साहब, बैरिया के लोकप्रिय विधायक जयप्रकाश अंचल जी, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पूर्व विधायक मंजू सिंह जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, आज हम जिस कार्यक्रम में हैं और जिस महापुरुष को याद कर रहे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब की स्मृतियों को नमन करता हूं, उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कुछ बातें जरूर मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से उठने में मैं बात खत्म करूंगा। आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महत्वपूर्ण बात क्या है, हम जिनकी जयंती मना रहे हैं और जो संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घर घर गांव गांव पहुंचाने की जिम्मेदारी साथी कार्यकर्ताओं पर दी है, वो संदेश वस्तुतः क्या है, उनके जीवन से लेकर के हम कौन सी चीज जाए, किसी को पसंद आए ना पसंद आए, उससे हम सहमत हो असहमत हो, लेकिन अगर मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती हम मना रहे हैं और उनके संदेशों को ले जाने की बात अगर लोगों में रखनी है, तो मैं समझता हूं इसमें बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। बहुत सोच करके और समझ करके इस जयंती को मनाने का निर्देश हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है। मैं नहीं समझता कि उसमें अदल बदल करने का, उनके विचारों में कोई अपना संशोधन या कोई बात ऐसी लपेट करके रखने की कोई बात करने के लिए निर्देश, ऐसा नहीं है। और वजह क्या है उसकी? वजह ही यही है कि 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वान ने जो ये स्वीकार किया कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है, उसमें जिन अधिकारों की बात की गई और खासतौर से जिनके लिए बात की गई, उन्हीं को नहीं मिला वो अधिकार, बाकी लोगों को मिल गया। बहुत दिनों तक गांव में लोगों को बैलेट पेपर देखने का अवसर नहीं होता था और भाई संग्राम सिंह जी और हम 7 विधायक हुए 1993 में। ये तमाम साथी, मंच पर बहुत सारे लोग हमारे नेतागण बैठे हुए हैं। जिस तरह की लड़ाई हुई भाई संग्राम जी, तब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, आपको भी स्मरण है, मुझे याद है। गांव गांव में झगड़े हुए कार्यकर्ता, बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में पहली बार बैलेट पेपर देखा, पहली बार बैलेट पेपर देखा गांव में लोगों ने। बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां बैलेट पेपर लोगों ने, एक बड़ी आबादी ने बैलेट पेपर देखा ही नहीं था। कह दिया जाता था कि ठीक है, आप घर रहिए, आपका वोट मिल गया। इस बदलाव के जनक जिन, और उन्होंने कैसे किया, उन्होंने तय किया इस बात, उन्होंने समझाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने अपने जीवन में कहा, 1986 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी ने, बाबा अम्बेडकर ने किताबें इकट्ठा किया और मैंने पीड़ितों को इकट्ठा किया, दलित और पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया। और राजनीति कोई वो बचपन से नहीं करते थे। तमाम हमारे छात्र नेता बैठे हैं यहां पर, छात्र राजनीति उन्होंने नहीं की, राजनीति उनके मिजाज में नहीं था। राजनीति जैसे गौतम बुद्ध को उन्होंने देखा, हंस को तीर चलाने वाले का अधिकार ज्यादा है, बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है। झुक करके चलने वाले वृद्ध की क्या स्थिति है, मरने वाले के पीछे लोग कैसे रो रहे हैं और उनको विरक्ति हुई। इसी प्रकार अपनी नौकरी के दिनों में, अच्छा कई लोग कह रहे थे, मैं इसलिए कह दूं भाई कई चीजें गलत चली जाती हैं, ये आप जो सुन के जाएंगे वही दोहराएंगे और लोग कहेंगे गलत सूचना दे रहे हैं।
मान्यवर कांसीराम जी आईएएस नहीं थे, गाना वाले भी सुन लें और भाषण वाले भी सुन लें। मान्यवर कांसीराम साहब आईएएस नहीं थे, वो क्लास 1 अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे और एक एक्सप्लोसिव विस्फोटक बनाने वाली एक कंपनी थी जिसमें पूना में वो काम करते थे। पुणे में जो आज कहा जा रहा है, वहां विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में बड़े अधिकारी थे, क्लास 1 अधिकारी थे। अभी तो शुरुआत ही हुई थी नौकरी की, इसलिए आईएएस वगैरह मत कहिए, ये जबरदस्ती का बढ़ा देने से कुछ नहीं होता। अभी एक और भ्रम हो गया है, मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, आज के दिन कहने की आजादी होनी चाहिए। एक बहुत बड़े नेता ने देश के कह दिया कि अगर फलाने जिंदा होते तो कांसीराम जी मुख्यमंत्री हो जाते। उनको शायद ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि मान्यवर कांसीराम जी कौन थे। मान्यवर कांसीराम जी की हैसियत मुख्यमंत्री बना देने वाले की थी और पूरी जमात को इसलिए खड़ा कर देना था कि तुम्हारी हुकूमत हो सके, तुम सत्ता हासिल कर सको। वो खुद मुख्यमंत्री बनने की औकात के नहीं थे कि उनको कोई मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है। आश्चर्यजनक, लोग कम जानते हैं और कई बार ऐसी बातें हो जाती। मैं सहमत नहीं हूं उस बात से। मान्यवर कांसीराम की तुलना मुख्यमंत्री से करना ठीक नहीं है। इसी प्रदेश में बार बार उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और 1993 में जो सरकार बनी, उस सरकार में भी उनका सहयोग था, जिसमें श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए कांसीराम जी के बारे में ये कहना कि वो मुख्यमंत्री हो जाते, मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई सिर्फ यह थी कि वो लोग सशक्त हो सके, अपनी बातों को जान सके, समझ सके, अपने अधिकारों को समझ सके और सिर्फ राजा बनाने वाले नहीं हो, उनको राजा बना करके दिखा दिया जाए और उनके राजा बनने की ताकत हो जाए, ये सवाल था। और बहुत सफाई से उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए जो सच है वो सच है। इस देश में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इससे इनकार नहीं हो सकता। जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है रिजवी साहब, सैकड़ों जातियां इस देश में हैं और बहुत बड़ी सच्चाई है, किसी ने इनकार नहीं किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया जब लिखी तो उन्होंने इनकार नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब लिखा इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों को कैसे समाप्त किया जाए, उसी किताब ने जीवन बदला कांसीराम जी का। उसी किताब ने कांसीराम जी का जीवन बदला। मैं 2 मिनट में अपनी बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उसी इनहिलेशन ऑफ कास्ट ने उनका जीवन बदल दिया कांसीराम जी का। एक रात में 3 बार वो किताब पढ़ा उन्होंने। एक रात में इनहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब को 3 बार पढ़ा उन्होंने, एक किताब को, और बाकी तो उनका साहित्य उन्होंने बाद में पढ़ा। घटना यूं हुई कि वो दीना भान जिनकी बात कर रहे थे, दीना भान को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि वो अंबेडकर जयंती पर छुट्टी की मांग कर रहे थे। बड़े लोगों ने, जिनकी दूषित मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों ने उनको नौकरी से निकाल दिया और वहीं से लड़ाई शुरू हुई। मान्यवर कांसीराम जी इसके पहले राजनीति में नहीं थे और उसके बाद जो तमाम उन्होंने छोटे बड़े संगठन बनाए, सबसे पहले 1978 में उन्होंने बामसेफ बनाया। बामसेफ उन लोगों का था जो कर्मचारियों का संगठन था, उससे कुछ आर्थिक स्थिति आ जाती थी और उससे सबसे बड़ा सहयोग उनका यह हुआ कि नौकरी छोड़ देने के बाद उनका और आंदोलन का काम इस सहयोग से बामसेफ के चलने लगा। उसके बाद उन्होंने 1981 में DS4 बनाई और DS4 हम लोग कहते बहुत लोग हैं, कोई परिभाषा बताता तो अच्छा लगता, मैं बताऊं ये ठीक नहीं है। उन्होंने दलित, शोषित, संघर्षशील समाज के लिए जो बनाया, 4 S है और 1 D है, वही DS4 है। उन्होंने इसको बनाया 1981 में। 1982 में जिस किताब का जिक्र आप कर रहे थे, चमचा युग का, चमचा युग बताइए ना, चमचा युग क्या है? चमचा युग यह है कि जो लोग जिस वर्ग में हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये उसी में घात करने का काम और उनके हितों के विपरीत काम करने का काम करते हैं ये चमचे। आपने जो बहुत तरह के चमचे बता दिए तो प्रॉब्लम होगी। एक मैं समझाना चाहता हूं कि इनके बीच में से जो लोग निकल करके अपने वर्ग हितों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, पिछड़े के खिलाफ, पिछड़े से पिछड़ों को लड़ाई लगा करके भारतीय जनता पार्टी RSS जो अपना मंसूबा सिद्ध करती रही है, करना चाहती है, वही चमचा युग। चमचा युग उन्होंने 82 में लिखी और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की।
पूरी तौर पर एक राजनीतिक संगठन बनाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने 1984 में किया। और स्पष्ट है, मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने साफ साफ ये कहा और उससे कोई विरोधी नहीं हो जाएगा। हमारे सांसद माननीय सनातन पांडे जी हैं, ये गर्व से कहते हैं कि हाँ, पीडीए की ताकत है कि मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं। अच्छा लगता है। अभी हमारे तमाम नेतागण बैठे हुए हैं, भाई अरविंद गिरी जी या अवलेश सिंह जी, मैं किसका किसका नाम इसमें लूं, सभी लोग हैं। लेकिन ये पीडीए की ही लड़ाई में है और पीडीए वही है जिसको कांशीराम जी ने बहुजन कहा था, तो कोई भ्रम नहीं। मैं पूरी स्पष्टता से ये बात कहना चाहता हूं कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यही पीडीए। उसके जो और दूसरे अनुसांगिक हैं उनको छोड़िए, वो तो है ही है, लेकिन मुख्य रूप से पीडीए यही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना, जब पीडीए दिवस मना रहे हैं तो पीडीए को समझने की जरूरत है। और पीडीए को समझने की जरूरत इसलिए भी है कि अगर देश की आबादी का 85% हिस्सा पीडीए है और उसकी बेहतरी हो जाएगी, सामाजिक तौर पर उनको समानता का स्थान मिल जाएगा, तो सामाजिक परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा। और सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा तो इस देश का इससे बड़ा कल्याण क्या हो सकता है। आप एक बड़ी ताकत को नालायक बता करके और पीछे ढकेल देते हैं कि ये इस योग्य नहीं है। कभी रहा होगा, हम नहीं जिक्र करना चाहते कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। हम मनुस्मृति का जिक्र करके आज कोई माहौल कड़वा नहीं करना चाहते, लेकिन मनुस्मृति निश्चित रूप से हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है, और जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है वो हमको स्वीकार नहीं, क्योंकि इसी संविधान की शपथ लेकर के हम पर्चा भरते हैं, विधायक का, सांसद का, प्रधान का, प्रमुख का, और इसी संविधान की शपथ लेकर के हम मंत्री होते हैं, सदन में जाते हैं तो शपथ लेते हैं। तो जो इस संविधान के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं। इसलिए इतनी चीजें बहुत साफ समझदारी के साथ रहनी चाहिए। और माननीय कांशीराम जी ने इसको क्यों किया? इसलिए किया कि उन्होंने देखा इतने लंबे अरसे तक, जब उस लड़ाई में आए, राजनीति को जब उन्होंने समझने का काम किया, तब उनके सामने ही दिखाई दिया कि इतने लोगों को अधिकार से वंचित किया गया। मैंने तो उदाहरण दिया कि लोगों ने पहले पेपर नहीं देखा था, हाँ, लेकिन बदलाव आया और भ्रम भी आया, और भ्रम का परिणाम भी लोगों ने देखा है। जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना किया, जिस दिन उस पार्टी ने बहुजन छोड़ करके सर्वजन की बात कहना शुरू किया, तो वो जहां पहुंची है वहां पहुंच गई है, और उसके आगे भी, और उसके आगे भी पहुंच जाएगी। इस तरीके से बात कांशीराम जी के सिद्धांतों पर जब तक चलेंगे, तभी जा करके इस समाज का भी हो सकता है, इस देश का भी भला हो सकता है, तरक्की भी हो सकती है, और आप सब का भला हो सकता है, जिसमें इन तमाम लोगों के बीच में हमको ये बात बहुत स्पष्टता से रखनी है। और इसके जो हामी लोग हैं, इस पीडीए की जो मदद करने वाले लोग हैं, इस पीडीए की अगुवाई करने वाले हमारे सांसद जी और दूसरे लोग जिस तरीके के हमारे साथ हैं, जिसकी बात कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विशेष अवसर के सिद्धांत पर कही थी, उसको आगे बढ़ाने वाले अगर जनेश्वर मिश्र जी, हमारे अपने धरती के लाल, और तमाम बड़े नेता, मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस लड़ाई को लड़ा किसने? उन्हीं लोगों ने लड़ा, वही आगे थे। और एक बात अंतिम कह के आप लोगों को याद दिला देना चाहूंगा, क्योंकि मंडल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, डंडे खाए, जेल गए, और आद्याशंकर जी, मंडल आयोग की लड़ाई के समय ही पिछड़ों के लिए जो अधिकार मिला आरक्षण का, ठीक उसी समय मंडल की लड़ाई के साथ ही दलित चेतना का जो विकास हुआ, माननीय कांशीराम जी के प्रयास और आंदोलन से, ये दोनों एक साथ खड़े हुए, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। और आखिरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जितना योगदान है, न सिर्फ उनकी नीतियों को लागू करने का, बल्कि अम्बेडकर जी का को पुनर्स्थापित करने का इस देश में, क्योंकि धीरे धीरे उस समय की सरकारों ने, कांग्रेस रही हो, दूसरी सरकारें रही हो, उनको धीरे धीरे इतना पीछे कर दिया था कि अम्बेडकर को लोग भूलने लगे थे। इस देश में अम्बेडकर का कोई साहित्य किसी किताब पर नहीं मिलता था, कहीं दुकान पर नहीं मिलता था, अम्बेडकर की कोई चर्चा नहीं होती थी। और उस अम्बेडकर को उन्होंने न सिर्फ भारत रत्न दिलवाया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में
उनकी तस्वीर लगवाई, बल्कि आज बाध्यता ये है कि जो अंबेडकरवाद के घोर विरोधी हैं वो भी अंबेडकर जिंदाबाद कहने के लिए मजबूर हैं, उनके नाम पर स्मारक बनाने के लिए मजबूर हैं। आज अंबेडकर को कोई नकार नहीं सकता, और अंबेडकर को कोई नकार नहीं सकता, इसके लिए अगर सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का योगदान है तो उसका नाम है माननीय कांशीराम साहब। माननीय कांशीराम साहब के चरणों में पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय बिरबल राम जी ने समय दिया, इनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जो बात कही गई है 2027 की लड़ाई की, आप कांशीराम की नीतियों को समझ लीजिए, अपनी ताकत को इकट्ठा कर लीजिए। जीत नहीं, ऐतिहासिक जीत 2027 में होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।